के दौरान गुस्से में सैनिकों पे अपने आंतरिक शक्ति का दबाव बनाते हुए बोला, तुम लोगों के होते हुए बिना किसी के नज़र में आए कोई भी मेरे बेटे को जहर दे देता है और तुम लोगों को भनक ही नहीं लगी। किस बात के बहस से देता हूँ मैं तुम्हें। दरांग गुस्से पर उन पर चीख पड़ा। उसकी आंतरिक शक्ति के दबाव के कारण उन सैनिकों के मुंह से खून की धारा बहने लगी, पर दरांग को उन पर जरा भी दया नहीं आई। तभी एक सैनिक डरते हुए बोला, छोटा मालिक हर वक्त हमारे साथ ही खड़े थे, एक लड़के से टकराए थे, ऐसा हो सकता है कि उसी ने उसे जहर दिया हो। तो दरांग चिल्लाते हुए कहा, तो मेरी शक्ल क्या देकर ढूंढो, उस लड़के को मेरे पास लाओ, मैं खुद उसकी बोटी बोटी काट के अपने हाथों से कुत्तों को खिलाऊंगा। उसकी इन भयानक बातों से तो सैनिक भी डर लगने लगा। अब तक ये खबर साम्राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी कि सोमान दल के बेटे को जहर दिया गया और वो अपंग हो चुका है। ये बात दरांग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। सैनिकों को हर तरफ तैनात कर दिया गया था ताकि उस लड़के को पकड़ सके। शराब खाने के एक नौकर ने उन लोगों ने रागिनी का वे लड़के के रूप में का तस्वीर हर दिशा में फैला दिया था। सड़कों पर चलने वाले राहगीर की सैनिक तहकीकात कर रहे थे, लेकिन तहल्ला साम्राज्य की राजधानी कोई छोटी जगह बिल्कुल नहीं थी जहाँ किसी को भी आसानी से ढूंढा जा सके। यहाँ तक कि वो लड़का राजधानी में अब है भी या नहीं, सैनिक को तो ये भी नहीं जानते थे। पर अगर वो पकड़ा नहीं गया तो बेशक दरांग का अपना सारा गुस्सा उन्हीं कमज़ोर सैनिकों पर निकालेगा। वही रागिनी इस वक्त मायागिरी पर्वत के सामने खड़ी थी। मायागिरी जैसा पहाड़ नाम था वैसा ही उसका काम था। यहाँ की खूबसूरती के तो क्या ही कहने। रात के समय होने के बाद चांद की रोशनी के कारण पूरा मायागिरी चमक रहा था। यहाँ के पेड़ पौधे खुशबू किसी को भी महसूस करने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से वहाँ के जुगनू और तितलियाँ मायागिरी के खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। रागिनी ने पिछली ज़िंदगी में भी कई ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। रागिनी जैसे जैसे आगे जाती है उसे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें नज़र आती हैं, पर वो किसी को भी हाथ नहीं लगाने की कोशिश करती। यही तो मायागिरी की खासियत थी। जो यहाँ खूबसूरती में खो जाता वो गुम हो जाता। इसलिए रागिनी ने सबको देखना ज़रूरी सा रही थी, लेकिन कुछ भी पकड़ने की कोशिश नहीं करी थी। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे एक खूबसूरत झरना नज़र आता है। वो उस झरने के पास जाती है, तभी उसे एक आवाज़ आती है, मेरे पास आओ। रागिनी तुरंत आसपास देखने लगती है। तभी पानी में से एक हाथ बाहर आता है और उसे अंदर खींच लेता है। रागिनी एक चीख के साथ अंदर गिर जाती है। वो जादुई हाथ भी उसके पानी में गिरने के साथ अंदर समा जाता है। रागिनी उस पानी से होते हुए नीचे एक खाली जगह पे पहुंच जाती है। पानी में गिरने के कारण वो बेहोश हो चुकी थी। ये जगह ऊपर से बिल्कुल अलग थी, जहाँ ऊपर की खूबसूरती की कोई तारीफ नहीं की जा सकती थी, तो वही नीचे से कोई खंडर जैसा गुफा थी। यहाँ से कोसों दूर एक गुफा में वही औरत जो रागिनी को ढूंढते हुए लोमान साम्राज्य पहुंची थी, वो आग के गहरे के बीच बैठी थी। फिलहाल के लिए हम इसे मायावी कहते हैं, इसका असली नाम आपको बाद में पता चलेगा। मायावी उस आग के घेरे में खास मंत्रों का जाप कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी। उन मंत्रों का जाप करते हुए उसकी अंतरात्मा का एक हिस्सा उसके शरीर से बाहर निकला और कोसों मील दूर जाकर उसकी आत्मा मायागिरी पहुंच गई। उसकी अंतरात्मा बहुत ही तेज गति से रागिनी को ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो अंतरात्मा का टुकड़ा उस झरने के नीचे चले गया। ये वही जगह थी जहाँ रागिनी बेहोश पड़ी थी। मायावी की अंतरात्मा रागिनी के पास पहुंचकर उसका चेहरा देख पाती उससे ही पहले उसका ध्यान टूट जाता है और कोसों मील उसकी आंखें खुलती हैं। उसके सिर पर पसीने की बहुत सारी बूंदें थी। जो जादुई आग का घेरा बुझ चुका था, इसलिए उसकी अंतरात्मा वापस उसके पास आ गई। नहीं, माया कांपती हुई आवाज़ में बोली, कौन सी जगह थी वो? मैं उसका चेहरा फिर नहीं देख पाई। कौन है ये मायावी? क्यों बार बार नाकाम हो रही उसकी कोशिश में? क्या हुआ रागिनी को? क्या कोई नई मुसीबत में फंसने वाली है वो? मायावी इस जगह के बारे में सोच ही रही थी। वो गुफा जैसी क्या देखा था मैंने? क्या वहाँ जिस लड़की की एक झलक देखी थी मैंने वही राजकुमार थी? अगर हाँ तो वो ऐसी जगह पर क्या कर रही थी? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंच जाएं। मुझे ये तो नहीं पता चला कि वो अभी किस जगह पर है, पर यह ज़रूर पता चल गया है कि वो यहाँ उत्तर दिशा में स्थित किसी साम्राज्य में है। मेरी अंतरात्मा इस नील गगन महाद्वीप से बाहर नहीं गई थी। इसका मतलब राजकुमारी इसी महाद्वीप में मौजूद है। मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूँगी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ।
ये कहकर माया भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। फिर उस गुफा के गहरे हिस्से में जाकर एक बहुत बड़ा सा अजीब सा दिखने वाला लड़की का टुकड़ा अपनी जादुई कपड़े में रखकर उस गुफा से गायब हो जाती है। उधर रागिनी इन सब चीज़ों से अनजान अभी भी गुफा में बेहोश पड़ी थी, पर उसका शरीर से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। उस चमक के साथ उसके शरीर से एक दूधिया सफ़ेद रोशनी बाहर निकलती है। उसके साथ घने अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। रागिनी को इस सब चीज़ों का तो कुछ होश ही नहीं था। वो तो आराम से उस गुफा में बेहोश पड़ी थी। उसी वक्त एक अलग जगह में आधी रात के समय एक व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक आदमी चांदी का मुखौटा पहने हुए थे। उसके काले मुलायम रेशमी बाल एक महंगे सोने के आभूषण से बंधे हुए थे। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन है। ये कोई और नहीं, वही है जिसे रागिनी जंगल में मिली थी, पर इस वक्त ये दिखने में बिल्कुल ही अलग लग रहा था। उसके कपड़े देखने में बहुत ही महंगे लग रहे थे। उसकी त्वचा थोड़ी पीली पड़ी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ है। आदमी बीमार था, पर इससे उसकी शक्तिशाली अभिव्यक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी। उसकी शक्तिशाली आवाज़ कमरे में चारों तरफ फैली हुई थी। भले ही वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन कोई उसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसके कमरे पर दस्तक होता हुआ देख उसके होठों पर हल्की सी हलचल हुई। कर्कश मगर ठंडी आवाज़ में सिर्फ 2 शब्द बोला, अंदर आओ। बाहर वाले व्यक्ति ने जब अपने मालिक की इतनी ठंडी और कर्कश आवाज़ सुनी तो वो एक पल के लिए वो काँप गया, लेकिन उसे सूचना देने के लिए अंदर अपने मालिक के कमरे में जाना ही था। तो वो हिम्मत करके अंदर आया और उसके सामने घुटने के बल टेकते हुए सिर झुकाकर उस बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को सम्मान दिया। सम्मानीय महामहिम, कोई सेवक का अभिवादन। जी हाँ, तो आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। इस वक्त बिस्तर पर लेटा व्यक्ति हमारी रागिनी का वही तथाकथित पति था, जिसके बारे में सब लोग सोचते हैं कि वो इस साम्राज्य में मौजूद ही नहीं है। जबकि तीसरे महामहिम रियान, जिसे सम्राट ने युद्ध देवता का खिताब दिया, वो कब से इसी ताहला साम्राज्य में सबकी नज़रों से छुप कर एकांत में रह रहा था। रियान ने सेवक को हाथ से इशारे से उठने का आदेश दिया, तो ये देखकर सेवक तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रियान को देखकर सेवक अपनी रिपोर्ट तुरंत सुनाने लगता है। महामहिम, अब तक साम्राज्य में सब कुछ शांत है। किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि आप इतने समय में यही हैं, इसी साम्राज्य में मौजूद हैं। आपके ऊपर जो हमला हुआ था वो शायद एकमात्र सहयोग था। उसकी कोई भी पृष्ठभूमि नहीं निकल कर सामने आई है। फिर झिझककर बोला, जिन सैनिकों ने आपके ऊपर हमला किया था वे भाड़े के सैनिक थे। उन्हें पैसे देकर रखा गया था। अभी तक उसके नियोक्ता का पता नहीं चल पाया है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को शायद आपके हाथ में जो वस्तु थी वो चाहिए थी। ये कहने के बाद वो सेवक एक बार फिर झिझकने लगा। उसे इस तरह झिझकता हुआ देखकर रियान अपनी ठंडी आवाज़ में देखते हुए बोला, अगर और कुछ नहीं है तो निकलो यहाँ से। सूचना देने वाला व्यक्ति ने जब अपने मालिक की इतनी ठंडी हुई आवाज़ सुनी तो उसे रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। फिर भी उसने हिम्मत बंद कर वो खबर अपने मालिक को सुनाने की सोची, जिसे कहने के लिए वो हिचकिचा रहा था। ये सब इसलिए था क्योंकि रियान को फालतू की खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमेशा उसे भी सूचना मिलती थी वो अपने मालिक को सुना देता था। तो क्या लगता है आपको, कौन सी सूचना देने वाला है रियान का सेवक उसे? क्या इसमें कोई दिलचस्पी जागेगी उसकी? क्या होगा जब रागिनी को पता चलेगा रियान की सच्चाई? रियान का नकुल थोड़ा डरते हुए बोला, महामहिम, वो एक बात पता चली है। सोनमल दल के राजकुमार को किसी लड़के ने जहर दिया। उसकी बात सुनकर रियान के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कहना चाहता, अगर बकवास पूरी हो गई है तो निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। नकुल बिना बोले ही रियान की बात समझ गया, इसलिए तुरंत चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन निकलने से ही वो दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। बाहर आने के बाद उसने एक गहरी सांस ली। उसका पूरी पीठ पसीने से भीगा हुआ था, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कितना डर लग रहा था। नकुल के बाहर जाता देख रियान के कमरे में 2 पहरेदार उसे देखते रह गए। अरे भाई नकुल, मानना पड़ेगा, हम सब सेवकों में से सबसे हिम्मत वाले तुम ही हो जो महामहिम से गपशप करने की कोशिश करता है। उसकी बात सुनकर तो नकुल का मुंह ही बन गया। वो बस अपने महामहिम को साम्राज्य में होने वाली हर खबर के बारे में बताता था, लेकिन ये लोग पता नहीं कि उसे सब गपशप समझ करने वाले थे।
नकुल अपना मुंह सिकोड़ते हुए वहां से चला गया। नकुल के जाने के थोड़ी बाद ही रियान के कमरे में फिर से खटखट हुई। रियान इस आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर देता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, भाई। रियान, देखो, मुझे पता अभी भी तुम जाग रहे, इसलिए मैं अब अंदर आ रहा हूँ। इस आवाज़ के बाद रियान के कमरे का दरवाज़ा एक बार फिर खुलता है। एक हट्टा-कट्टा लड़का अंदर आता है। ये शेरगिल परिवार का दूसरा बेटा विक्रांत था, जो बचपन से ही रियान के साथ पला बड़ा था। वैसे तो ये भी एक राजकुमार है, लेकिन इसे रियान के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए वो हमेशा उसी के साथ रहता था। ये बहुत ही बड़बोला और मुंहफट किस्म का था। कमरे में रियान अभी भी अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन विक्रांत को पता था कि रियान जगा हुआ, इसलिए उसने अपनी बकबक शुरू करते हुए बोला, भाई रियान, तुम्हें पता है, मैंने सुना कि सोमान परिवार के बेटे अंगारा को किसी ने जहर दिया। अब वो हमेशा के लिए अपंग हो गया है। बड़ा हमेशा आकार में चलता था। वो उसकी ऐसी हालत देखने में कितना मज़ा आया होगा। काश उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद होता। जिस लड़के ने उसे जहर दिया वो लड़का वाकई में बहुत चालाक और हिम्मत वाला था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसकी खैर नहीं थी। उसका वो पीला पड़ा हुआ बेबस चेहरा देखने में कितना मज़ा। विक्रांत ने इतना ही कहा था कि उसे महसूस हो रहा था कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो बस हम की मजबूरी में कर रहा था। रियान उसकी बकवास बातों से परेशान होकर उसे ऊपर शांति मंत्रों का प्रयोग कर दिया। आंतरिक शक्ति वाले साधु ही इस शांति मंत्र का प्रयोग कर सकते थे। इसका असर लगभग 10 मिनट तक रहता था। इस मंत्र के असर से कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था, और रियान ने भी उसी मंत्र का प्रयोग किया था। रियान को जब किसी की बकवास पसंद नहीं आती तो वैसे ही उसे चुप करा देता था। फिर रियान अपनी जादुई शक्तियों से उसे अपने कमरे में उठाकर बाहर फेंक देता और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो अक्सर विक्रांत के साथ ऐसा ही करता था। अब तो सबको इसकी आदत हो गई थी। विक्रांत सीधे कमरे से बाहर जाके गिरा और फिर अपनी कमर पकड़ते हुए बोला, हाय मेरी कमर, हाय। विक्रांत ऐसे ही थोड़ा नाटक करते हुए खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वही रागिनी के शरीर से निकली दूध या सफ़ेद रोशनी से पूरी गुफा में उजाला हो चुका था। जब रागिनी को होश आता है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उसे याद था कि उसे झरने के अंदर एक पानी से बने हुए हाथ ने खींचा था। कौन कौन है यहाँ? देखो, सामने आओ, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने आसपास देखा तो वहाँ शांति ही शांति थी। तभी उसकी नज़र खुद पे गई। जब उसने खुद को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो इस वक्त अपने असली रूप में थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो अपने असली रूप में कैसे आ गई। जब वो अपने दिमाग पे जोर डालते है तब उसे याद आता है ये कुछ खास जगह ऐसी थी जहाँ रूप बदल के जाना संभव नहीं है। फिर भी यदि आप रूप बदलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कदम रखते ही आप अपने असली रूप में आ जाएंगी। लेकिन ऐसी जगहों पे ज़रूर कोई ना कोई ख़ास चीज़ होती है, जो क्या उसे यहाँ लाने वाला भी कोई इस जगह का रखवाला। रागिनी फिर से पूछती है, मैंने कहा तुमको जो भी हो मुझे यहाँ लेके आए हो, मुझे